गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यूपीएससी पीटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आईआर और पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे। और आप फिर देखेंगे क्वेश्चन बड़े ही बेसिक नेचर के हैं। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये पहला क्वेश्चन आईआर का है, जो टर्की राज्यों के संगठन की बात है। तो इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? ये हैं 2 और 5, क्योंकि मूल संगठन बना था कजाकिस्तान में, जो सेंट्रल एशिया का देश है। और आप जानते हैं कि तुर्की इस क्षेत्र में लीडरशिप करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए ऐसा इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और स्वाभाविक सी बात है कि इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान जैसे देश शामिल नहीं हैं, जो भी बड़े झगड़े में भी जिनका नाम आ रहा था। दूसरी बात है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं क्वेश्चन नंबर 15 के, क्योंकि इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। तो हर राज्य की 12 नॉटिकल मील उसका भौगोलिक क्षेत्र होता है, संप्रभुता का क्षेत्र है, जहाँ पे किसी प्रकार के दूसरे राज्य को प्रवेश की अनुमति नहीं है जब तक वो राज्य अनुमति न दे। और यहाँ पे जहाज वगैरह जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नेवल शिप नहीं जा सकता। और अगर किसी राज्य की सहमति हो तो वहाँ नेवल शिप जा सकता है। और सभी राज्यों के, चाहे वो तटीय हो या भूमध्य राज्यों को, प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। तो स्वाभाविक रूप में जो व्यापारिक जहाज होते हैं उनकी यात्रा का अधिकार होता है, सैन्य जहाज़ों को नहीं। और 200 नॉटिकल मील तक अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। तो स्वाभाविक रूप में तीसरा भी कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी है, तीनों कथन इसमें सही है। और अभी आप देखेंगे दुनिया के तमाम देशों में उथल पुथल मचा रहा। तो स्वाभाविक रूप में चाड, गिनी, लेबनान, ट्यूनीशिया, इन सब के नाम न्यूज़ में आए। और ऊपर की 3 घटनाएं सही हैं, क्योंकि ये वास्तविकता का मामला है कि जिस तरीके से गिनी में अभी संवैधानिक समस्या उत्पन्न हुई, चीन के द्वारा लगातार अफ्रीका में अपने सैन्य बेस बढ़ाया गया, उसी में चाड भी शामिल है। और दूसरा लेबनान अब गंभीर संकट से गुजर रहा है, ये बात सही है। वहाँ के एक बड़े भारी विस्फोट हुआ था ऑयल डिपो में, तो वहाँ की आर्थिक समस्या बनी हुई है, इसलिए 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है। 5वीं अनुसूची की बात जहाँ तक आती है, तो स्वाभाविक रूप में 5वीं अनुसूची में यहाँ पे जो गैर जनजातीय लोगों को ज़मीन देने की बात है वो मना किया गया है। अगर 5वीं अनुसूची में आप देखेंगे, जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता था, वो ये क्षेत्र था कि उस क्षेत्र में स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। स्थानीय स्वशासी निकाय अंतर्निहित तो है, लेकिन सीधा जो 5वीं अनुसूची में बात की गई है वो पहला ऑप्शन है, किससे जनजातीय समुदाय की ज़मीन को दूसरे भाग को, दूसरे किसी समुदाय को न सौंपा जाए या इसका कोई अधिग्रहण न कर पाए। तो ये 5वीं अनुसूची में लिखी गई है। और उसके लिए फिर बाद में पेशा का निर्माण हुआ। तो पेशा का निर्माण इसी अधिकार को ज़्यादा कंसोलिडेट करता है, इसे इसमें ऑप्शन ए सही है। आगे अगर हम स्वच्छता गठबंधन की बात करें, तो इसमें दोनों सही हैं, क्योंकि भारत के द्वारा स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संबोधित करने वाला एक प्लेटफॉर्म है, और जिसका भारत सरकार और WHO के द्वारा वित्त पोषण होता है। ये बात सच है, सत्य है। राष्ट्रीय नगर संस्थान भारत आवासीय शहरी विकास मंत्रालय का शीर्षस्थ, और ये भी सही है, दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगली बात देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी, इसका नाम अभी तालिबान के संदर्भ में आया था कि तालिबान को मान्यता दी जाए, यहाँ किस प्रकार से अधिकारों का हनन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यह महासभा को अनुमोदन करने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले कि यूएन के सभी सदस्यों के विचारों का आकलन करती है कि किसी को रिकॉग्नाइज़ किया जाए या न किया जाए। दूसरी बात है कि जो पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है, तो नहीं है, ये महासभा ने बनाया है। पारंपरिक रूप में प्रतिवर्ष इसकी बैठक नहीं, इसकी बैठक वगैरह की जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि क्रेडेंशियल कमेटी है। तो देशों से नाम इसके मांगे जाते हैं, किसी देश के संदर्भ में किस प्रकार की कार्यवाही किया जाए। तो इसमें ऑप्शन ए हो गया, केवल 3 सही है। चौथी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के संदर्भ में कथनों पर विचार करने की बात है। तो यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल फिलिस्तीन का है। तो फिलिस्तीन को मेंबरशिप नहीं मिल पाई अमेरिका के वीटो के कारण।
तो इस वजह से उसको नॉन स्टेट ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया। कारण यह है कि जब किसी सदस्य को आप राज्य का दर्जा देंगे तो सुरक्षा परिषद के सदस्यों की भी आवश्यकता होगी, और वहाँ अमेरिका ने फ़िलिस्तीन के खिलाफ वीटो किया था। और दूसरी बात है कि यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक सबके होते हैं, तो सभी के मुख्यालय यानी भारत का मिशन है वहाँ पे, भारत का एक विशेष राजदूत है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो 1 और 3 सही है, सेकंड नहीं सही है। यानी यूनेस्को और WHO का कोई मिशन संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं होता, या यूरोपीय यूनियन, इन सब का संगठन कोई संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं होता, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ राज्यों से मिलकर बनने वाली संस्था है। अगर इसमें देखा जाए तो तीनों कथन सही हैं, क्योंकि ये HN सान्याल लॉ कमीशन के हेड थे, और लॉ कमीशन के हेड होने के कारण ही उन्होंने ये बात कही थी 67 में कि हमारे यहाँ अवमानना के लिए कानून बनना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की अवमानना का आधार तो है लेकिन अधिनियम नहीं था। और दूसरी बात है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। वो कहाँ से आती है कि चूँकि हर कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि वो अभिलेख का न्यायालय है, तो अभिलेख के न्यायालय से ही दंड देने की शक्ति प्राप्त होती है। तो आपको याद दिला दें, जनपद न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त नहीं होती। और फिर भारत का संविधान सिविल और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, ये तो संसदीय विधि के द्वारा परिभाषित है। थर्ड ऑप्शन के सही होने का सवाल ही पैदा नहीं है। इसलिए भारत के न्यायालय के अवमानना के विषय में कानून संसद की शक्ति है। तो ये बात पहला और तीसरा चौथा अपने आप में पूरक है, और यानी जनपद न्यायालय को अवमानना के खिलाफ दंड देने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि जनपद न्यायालय अभिलेख का न्यायालय नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। ये बड़ी स्पष्ट बात है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन में सबसे सरल ये बात है, अगर आपको पता चल जाए कि एक गलत है तो अपने आप बी टिक कर दीजिए, क्योंकि एक सब जगह निकाल दीजिए। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन का है यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन देखिए मत। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि इसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, ये कथन ही गलत है। तो संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती, बाकी धन विधेयक के लिए होती है। राज्यों के नाम भूभाग क्षेत्र में बदलने के लिए उनकी सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वजह से ये पहला कथन गलत हो गया। तो बाकी किसी कथन को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ पहला है उसको आप नेगेटिव कर देते हो, अपने आप दो कथन सही हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन को बाकी देखा ही नहीं जाता। दूसरी बात है, अब बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है कि सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म, सरकारी विधिकारी विधिक फर्म के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कारपोरेट वकील और पेटेंट न्यायविद अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। बात सीधी सी है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर कोई रिलायंस में काम करने वाला वकील है, तो रिलायंस में काम करने वाला वकील जो रिलायंस कंपनी से पेमेंट लेता है वो एडवोकेसी नहीं कर सकता। तो बड़ी बेसिक सी बात है कि लॉयर और एडवोकेट में फ़र्क होता है। सभी लॉयर एडवोकेट नहीं होते, क्योंकि जो लॉयर कंपनी में कोई काम कर रहा है तो लॉयर तो है, एडवोकेट नहीं है। इसलिए उसे उच्चतम न्यायालय में ये बात अधिकार नहीं होगा कि वो किसी को एडवोकेसी करे, पैरोकार बन जाए। एडवोकेट का मतलब पैरोकार होना। दूसरी बात, अब कारपोरेट वकील तो पेटेंट न्यायवादी, पेटेंट का मतलब है कोई फर्म बना ले। तो हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े वकील हैं उन्होंने फर्म बना रखी है, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब है कि विधिक सरकारी विधिकारी विधिक फर्म के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कारपोरेट वकील और पेटेंट न्यायाधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। ये बात सही है। इसका मतलब है कि जो भी सरकार किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में वकील के रूप में काम कर रहा है, वो यहाँ पे अधिवक्ता के रूप में काम नहीं करेगा। बार काउंसिल को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकृत करने की शक्ति है, ये सही बात है। तो ही बल्कि रमन्ना ने कहा भी था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये काम करना चाहिए कि जो लॉ कॉलेज हैं वहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया वैसे विधि की शिक्षा की बात को पहल करता है जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल की शिक्षा के लिए पहल करता है। तो इसलिए दोनों कथन सही होंगे। अगली बात 84 का, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में विभाजित करता है, तो अपने आप गलत है। तो भारत का संविधान ऐसा नहीं करता। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एलिमिनेशन का मेथड अगर आप यूज़ करें तो पहला गलत है नहीं, ये दोनों गलत हो गए। संघ सरकार में मंत्रियों की, यानी भारत
यानी मंत्रियों का जो 4 प्रकार है वो संसदीय विधि में परिभाषित है, संविधान में नहीं। संघ सरकार में मंत्रियों कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्यों के लिए ये सीमा है 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका 2 है, बी है, सही है। अगली बात करें दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में। देखिए यहाँ कितनी बेसिक बात की गई है कि कानून विनिर्देश करता है कोई नाम निर्दिष्ट विधायक है, नॉमिनेटेड मेंबर, सदन में नियुक्त होने के 6 महीने के अंदर, जो बात ध्यान रखें 6 महीने के अंदर नहीं, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा, 6 महीने के अंदर हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है ये कथन गलत हो गया। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला निर्धारित करना होता है। बिल्कुल एक करेक्ट बात है, क्योंकि यही दल बदल अधिनियम की बड़ी समस्या है। इसलिए स्पीकर वगैरह दल बदल कई मामलों पर वर्षों तक निर्णय नहीं करते। इसे ऑप्शन बी सही होगा। अब जहाँ तक इस सवाल की बात है, मैंडेमस किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि वह कोई लोक सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो मैंडेमस जारी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंडेमस सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ही जारी होता है। तो मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, अब कोई प्राइवेट कंपनी है जिसको सार्वजनिक काम दे दिया गया है पीपीपी मॉडल में, तो वहाँ पे मैंडेमस का यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की है। और किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यानी सरकारी कंपनी के खिलाफ भी परमादेश हो सकता है, क्योंकि सरकारी कंपनी का मतलब क्या है, सार्वजनिक कंपनियाँ। तो सार्वजनिक कंपनी पर बैठा आदमी तो परमादेश यानी लोक पद पे बैठा हुआ है, तो ये मामला फिर गलत हो जाएगा। और लोक प्रवण व्यक्ति यानी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर। और आप जानते हैं आजकल जनहित याचिका का ज़माना है, तो जनहित याचिका के ज़माने में कि कोई व्यक्ति भी जा सकता है। और इस बात को लेकर, अधिकार परीक्षा को लेकर, अभी दिल्ली में पुलिस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के मामले में ये मामला आया था कि कोई एक प्राइवेट व्यक्ति यहाँ पे गया था याचिका को लेके। इसलिए ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है। अगली बात है कि लोकसभा कार्य पद्धति और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को तय होगा जो अध्यक्ष नियत करे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष की तारीख का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, लेकिन उपाध्यक्ष निर्वाचन की तारीख कौन करता है, अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन ए सही है। आज्ञापक उपबंध, इसका मतलब है कि मैंडेटरी प्रोविजन है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या मुख्य, ऐसा नहीं है मुख्य विपक्षी दल से होगा, शासक दल से होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। वो किसी भी दल का उपाध्यक्ष हो सकता है। ये परंपरा है कि सामान्यतः विपक्ष से आता रहा है, लेकिन ये परंपरा भी हमेशा नहीं रही है। तो इसलिए ये गलत हो गया। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होगी। बिल्कुल सही बात है। आप याद रखिए, सदन की अध्यक्षता जब भी कोई पीठासीन अधिकारी का मतलब ही होता है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बाकी भी वरिष्ठ सदस्यों में अगर कोई इसको हेड कर रहा है तो उसको वही शक्तियां हैं जो स्पीकर के पास हैं। इससे तीसरा कथन भी सही है। उपाध्यक्ष नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है। ये मामला स्पीकर के बारे में कहा जाता है कि अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है, फिर उसका प्रधानमंत्री अनुमोदन करता है। तो ये कथन उपाध्यक्ष के बारे में नहीं सही है, ये कथन स्पीकर के बारे में सही है। इसलिए 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट कथन है। ऑप्शन होगा सी।